हेलो स्टूडेंट, फिर अवेलेबल हुए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना में। परमाणु की संरचना में पहले हम तीन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। चार महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें परमाणु संरचना का प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है और डिस्कवरी और न्यूट्रॉन है। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें आगे आपको पढ़ने के लिए और भी सरलता और सहूलियत होगी जब आप अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और सी से एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे। उसको जानने के लिए बेस तैयार करना है तो ये सब शब्दावली को जानना जरूरी है। तो पहला जो हमारा आज महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है एटॉमिक नंबर। तो पहला हम एक एक पॉइंट करके कवर करते जाएंगे। आज 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास में। तो पहला है हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, या अंग्रेजी शब्द में एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर है क्या, उसको आप पहले समझिए। एटॉमिक नंबर क्या है कि लगभग सन 1913 में मोसले ने एक्स-रे एक्सपेरिमेंट से, किस एक्सपेरिमेंट से, एक्स-रे एक्सपेरिमेंट से, है ना, एक्स-रे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि चूंकि अब बहुत सारी बातें कॉमन हो चुकी थी कि परमाणु के नाभिक धनावेशित है, तो वहाँ ने एक्स किरणों के प्रयोग से उन्होंने पता लगाया कि जो धन आवेश के कुल कण हैं उन कणों की संख्या को ही उन्होंने, मोसले ने क्या कहा, परमाणु क्रमांक कहा। ध्यान दीजिएगा, मोसले ने 1913 में ये बात को कहा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो धन आवेशित कण हैं उन्हीं को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जो उन धन आवेशित कणों के बाद, जब धन आवेशित कणों को टोटली जब परिभाषित कर दिया कि उस कण को ही क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, तो परिभाषा को कुछ जो परमाणु संख्या का परिभाषा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और भी बनाया गया। तो जो अच्छे तरीके से बनाया गया उसमें देखिए क्या है परमाणु संख्या का परिभाषा, आप गौर से देखिएगा। अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मतलब न्यूक्लियस, है ना, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। आज के बाद आप इस परिभाषा को नहीं भूलेंगे, है ना। जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो सरल शब्दों में एक लाइन में उत्तर दे दीजिए कि किसी भी नाभिक के परमाणु में उपस्थित, या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। हम पिछले वीडियो में लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि मूल रूप से जो परमाणु है विद्युत रूपी उदासीन है, और जब ये बात आ गई कि मूल रूप से परमाणु जो है विद्युत रूपी उदासीन है, और डेफिनेशन आप ये कर रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर परमाणु उदासीन है तो आप परिभाषा के रूप में ये भी कह सकते हैं, उदासीन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति उनका अक्षीय गति होता है और वृत्तीय गति भी होता है। जब हम और आगे डिटेल पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में तो इलेक्ट्रॉनों के गति के बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, या उदासीन परमाणु में, इस शब्द को लिखना ना भूलें, उदासीन परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उदासीन परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। बात वही है, पर ध्यान रहे कि जब भी इलेक्ट्रॉन को आप संदर्भ में लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जब आप बात करेंगे तो परमाणु को उदासीन बोलना जरूरी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक को टोटली जो डिफाइन करता है परमाणु के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जो इतने प्रोटॉन प्रेजेंस है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्लियर हो गया है बात।
मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया परमाणु संख्या के लिए। इसको जो है आप अपने पुस्तिका में देखेंगे, पुस्तक में, तो इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप परिभाषा का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करते चलते हैं, तो गौर से देखते जाइएगा। अगर मैं बोलूँ परमाणु क्रमांक, तो इसका सीधे सीधे आशय है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ परमाणु क्रमांक, अगर मैं सीधे सीधे ये बोलूँ परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो इसका आशय क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या सीधे सीधे क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर है ये बात? क्लियर है। अब अगर परमाणु उदासीन है तो यहाँ पास किसके बराबर में क्या लिखा जा सकता है? या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा कि जब भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक के रूप में परिभाषित किया जाएगा तो ये ध्यान रहे कि परमाणु जो है उदासीन अवस्था में ही रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एक हम परमाणु लेते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु का हम कल्पना करते हैं या जानते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूँ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। इस अनुसार जो हम परिभाषा बता रहे हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में या किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंस है उसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और जब ये न्यूट्रल कंडीशन में एटम है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है, अर्थात कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। कब? जब परमाणु टोटली एटम जो है न्यूट्रल है। अगर थोड़ा सा इसको और मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो देखिए, अगर सोडियम को आयोनाइजेशन कराया जाता है तो सोडियम जो है घन आयन में परिवर्तित हो जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पास देखिएगा, जब सोडियम जो है मूल अवस्था में है ना, अपने ओरिजिनल स्टेज में है, तब इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। लेकिन जैसा ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11 हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पास वो परिभाषा आयन के लिए वो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो आपके लिए सटीक नहीं बैठेगा। तो परिभाषा हमारा वही रहेगा कि किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस या नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यदि परमाणु उदासीन है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। एक और इसको क्लियर स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है। लेकिन ये किसी अन्य एटम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, तब इस पर क्या आ जाता है? एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी इसके कितने रहेंगे? 17 रहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ओरिजिनल बेस है एटॉमिक नंबर क्या या परमाणु संख्या का परिभाषा है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या से है। तो हम समझते हैं कि परमाणु संख्या जो है यहाँ पास से, और परमाणु संख्या का डेफिनेशन और आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर चर्चा कीजिए। तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है गोलाकार है, परमाणु जो है धन आवेशित है, और ये इसके क्या है? ऊर्जा स्तर हैं, जहाँ आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करते रहते हैं और एक्सियल भी मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं कि आप जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आप जानते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। किसी भी
एटम के सेंटर में अर्थात न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, छात्र समुदाय ध्यान देंगे, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। तो देखिएगा आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन के बारे में आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान है, ठीक है, इस न्यूक्लियन का जो कुल द्रव्यमान है वही क्या है, द्रव्यमान संख्या है, या परमाणु द्रव्यमान है, या एटॉमिक मास नंबर है। क्लियर हो गया बात। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या को, योग को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, या मास नंबर बोला जाता है, या किसी भी परमाणु के न्यूक्लियन की कुल द्रव्यमान को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। यहाँ पर से बात पूरा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। द्रव्यमान संख्या किसको बोला जाता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनके द्रव्यमान के योग को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। इसमें देखिएगा कि इसके नाभिक में और भी कण रहते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन, पाइसान, मेसान आदि कण रहते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान इतना कम है कि इसके साथ जोड़ना मतलब नगण्य मान लेते हैं, है ना। जैसे कि आपको एक हाथी और चींटी के द्रव्यमान को तौला जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हाथी का जितना वजन है उतना ही कुल मिला के दोनों को मिलाकर भी है, क्यों, है ना, क्योंकि हाथी की तुलना में चींटी का द्रव्यमान क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वैसा ही है कि पॉजिट्रॉन, मेसान, पाइसान जो हैं उनके द्रव्यमान अत्यंत कम है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन के भी द्रव्यमान बहुत ही कम होते हैं। तो सीधे सीधे द्रव्यमान संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर मैं सूत्र का बात करूं तो सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, या प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान, प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान। क्लियर है बात। और क्या हो जाएगा, नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया कुल द्रव्यमान, है ना। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान और नाभिक में उपस्थित कुल द्रव्यमानों के योग को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, या एटॉमिक मास, या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दो महत्वपूर्ण टॉपिक आज के खत्म होते हैं। अब हम आगे पहुँचते हैं समस्थानिक या आइसोटोप में। अगला हमारा पॉइंट क्या है, समस्थानिक या आइसोटोप। देखिएगा, समस्थानिक या आइसोटोप, गौर से देखते जाइएगा, आपके सारे प्रॉब्लम यहीं क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि बहुत सारा चीज़ आपको वीडियो के बाद याद ना रखना पड़े, यहीं पास याद रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है समस्थानिक या आइसोटोप। हम जानते हैं कि जो प्रकृति में तत्व हैं वो अपने कई मतलब तत्वों का मिश्रण होता है और उनके गुणों में कुछ न कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो एक ही तत्व के वे परमाणु, है ना, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, समान है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ज्ञात हाइड्रोजन के समस्थानिक, है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक में हम पहला उदाहरण लेते हैं प्रोटियम का। किसका उदाहरण लेते हैं, प्रोटियम का। प्रोटियम जो है, जो आप नॉर्मल हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं 1H1, है ना, और दूसरा जो है ड्यूटेरियम है। क्या है, ड्यूटेरियम है इसका समस्थानिक। क्या है, ड्यूटेरियम, जिसको हम
1H2 से देते हैं और कहीं भी इसको D से भी हम दर्शाते हैं ड्यूटेरियम की वजह से, ठीक है। तीसरा जो इसका समस्थानिक है वो ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। इसको हम दर्शाते हैं 1H3 से या 1T3 से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पास जैसा ही मैं फार्मूला को लिखता हूँ तो सारे मामला जो है क्लियर हो जा रहे हैं। समस्थानिक के डेफिनेशन के या आइसोटोप के जो डेफिनेशन है उसका पूरे मामला क्या हो जा रहे हैं, क्लियर हो जा रहे हैं कि वे एलिमेंट के एटम जो जिनमें सभी का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, एक समान है, लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर आप बात कर रहे हैं इसमें प्रोटियम में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है। आप देखेंगे कि यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही होगा, क्योंकि मूल अवस्था में परमाणु उदासीन है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन है और उतने ही क्या है उसमें प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पास है ना एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर जो है वो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो अंक है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप डेफिनेशन पढ़े द्रव्यमान संख्या की कि प्रोटॉनों और न्यूक्लियनों के संख्या के योग को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। तो उस आधार पर क्या हो जाएगा कि आप न्यूट्रॉन का संख्या देखेंगे। पहले ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान संख्या के लिए हम क्या दर्शाए थे, प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का द्रव्यमान दर्शाए थे। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसका कितना है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना है, इसका 1 है। यहाँ पर इसका प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 1 है। और ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इधर से ये 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, n = 0, मतलब जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये प्रोटियम अर्थात हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब बात करते हैं ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम का देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। जो मास नंबर होगा इसका कितना हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा 2 में से 1 माइनस होगा उसी फार्मूला से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसके वजह से भौतिक और रासायनिक गुणों में कितना परिवर्तन हो सकता है ना। ट्राइटियम का बात करेंगे तो ट्राइटियम का अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1। मास नंबर इसका कितना हो जाएगा, चेंज होकर 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो ड्यूटेरियम है इसको अक्सर आप भारी जल जो है ना शब्दावली प्रयोग करते हैं, या भारी जल जो नेचर में है वो भारी जल का स्रोत यही वाला हाइड्रोजन है जिसको आप ड्यूटेरियम नाम से जानते हैं। यहाँ पास एक उदाहरण के अगर मैं बात करूँ सामान्य जल का और मैं बात करूँ भारी जल का, जिस भारी जल को आप D2O से भी दर्शा सकते हैं। तो सामान्य जल का जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो सामान्य जल मतलब प्रोटियम, वहाँ पास उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना है, 1 है। और यहाँ कितना हो गया, 2, तो 2 × 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये नॉर्मल जल का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है, 18 है। जबकि यहाँ पास अब जब भारी जल में आते हैं, जो ड्यूटेरियम जो स्रोत है भारी जल के हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 2 है। और यहाँ पर टोटल कितने हैं ड्यूटेरियम है, 2 हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इस आधार पर उसको हम भारी जल कहते हैं, क्योंकि सामान्य जल की तुलना में क्या है, भारी है। तो भारी जल का स्रोत क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा समस्थानिक वाला भी एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है संभारिक या आइसोबार। क्या है, संभारिक या आइसोबार। तो इसको गौर से देखिएगा, उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर बचता है तो ज़रूर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, उसके प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। या वीडियो के दौरान कुछ हमारे लेक्चर में कुछ ऐसा बोलते हैं जो मूल मतलब कॉन्सेप्ट से किनारे अलग हो जाता है, तो उसको आप बोलिए, ठीक है। कभी कभी टंग स्लिप की वजह से हम जो बोलना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और बोल देते हैं, ठीक है। तो उससे आपके कॉन्सेप्ट पर असर पड़ जाएगा। तो वहाँ अगर आपको महसूस होता है कि सर ने ऐसा कुछ कहा है जो हमारे टेक्स्ट बुक से नहीं मिल रहा है या हमारे पूर्व ज्ञान से नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको जरूर हल किया जाएगा, ठीक है।
तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है संभारिक। क्या है? संभारिक, जिसके लिए इंग्लिश शब्दावली हम जो प्रयोग करते हैं आइसोबार करते हैं। एकदम जस्ट जो ओपोजिट डेफिनेशन है जो समस्थानिक है उसका। समस्थानिक में या आइसोटोप में हम बोले थे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। अब जो है विभिन्न तत्वों के वे परमाणु कि जिनका जो है परमाणु द्रव्यमान अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। बात ये भी करे कि विभिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले लेते हैं, देखिएगा आर्गन का ले लेते हैं। उस आर्गन का हम बात करते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 40 है। हम उस पोटेशियम का बात करते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर 40 है। हम उस कैल्शियम का बात कर रहे हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 40 है। आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है और इसका क्या है? 20 है। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक इनके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? संभारिक या आइसोबार बोला जाता है। संभारिक या आइसोबार में आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार या आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं समझता हूँ कि पर्याप्त कंटेंट है। इसके बाद भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं जो आपको यहाँ हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमसे उस प्रॉब्लम को पूछिए, जरूर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। इसको गौर से देखिएगा, कई बार हमारे बच्चे जो हैं इसको गलत कर देते हैं। गलत करने के पीछे का कारण क्या है कि परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना और द्रव्यमान संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। तो समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन में देखिएगा होता क्या है कि इसमें जो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणुओं का समूह है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं या आइसोटोन बोलते हैं। अगर मैं एक उदाहरण लूँ, मैं उदाहरण लूँ सिलिकॉन का, मैं उदाहरण लूँ फास्फोरस का और मैं उदाहरण लूँ सल्फर का। तो इतना तक जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो लगभग इतने एलिमेंट्स का हाई स्कूल के जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर कुछ का आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 14, इसका एटॉमिक नंबर है 15 और इसका एटॉमिक नंबर है 16, मतलब परमाणु संख्या। इसका जो सिलिकॉन का जो यहाँ पास हम उस एटम का बात कर रहे हैं जिसका जो परमाणु द्रव्यमान है अर्थात द्रव्यमान संख्या जो है वो 30 है और फास्फोरस का 31 है और इसका 32 है। यहाँ पास देखिए इस सिलिकॉन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 14 है, फास्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 15 है, सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 16 है और यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन है तो आपको बताया जा चुका है कि जब अगर परमाणु चार्ज नहीं है मतलब उदासीन है तो प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बराबर होती है। तो यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 14। यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15। यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो पीछे हम परिभाषा देख चुके हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कीजिए तो वो क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 13 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 31 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 और 32 में से 16 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीन परमाणुओं का हमने जो एग्जाम्पल के रूप में लिया है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इक्वल है, समान है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। अर्थात ये क्या है? समन्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन है। क्लियर है बात को? हो गया है। चलिए इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल जो है आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आगे बढ़िए। आगे है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप देख पा रहे हैं कि आपने पहले परमाणु संख्या को कवर किया, द्रव्यमान संख्या को, समस्थानिक को कवर कर लिया, संभारिक को कर लिया, सम न्यूट्रॉनिक को कर लिया। अब हम सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिएगा उन आयनों का बात करते हैं जिन आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक। शब्द से ही क्लियर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इक्वल है, खत्म बात है ना। तो क्या हो जाएगा? एक उदाहरण लेते हैं, O2 निगेटिव, F निगेटिव और यहाँ पास क्या हो जाएगा? Mg डबल पॉजिटिव। क्लियर है बात? यहाँ पास भी देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑक्सीजन चार्ज है,
मतलब इसमें निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है वो भी कितना है, 2 है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से पर एटम से एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन उसके जैसे मूल स्टेज में थे, ओरिजिनल स्टेज में वैसा ही है, ग्राउंड स्टेज में जो थे वैसा ही हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं का 8 है, 2 किसी से ग्रहण किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पास फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 9, लेकिन अब उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 12, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, ठीक है, त्याग दिया है, तो यहाँ पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10-10 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पीसीज है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला और आज के वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, है ना। आज के वीडियो का हमारा जो लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, वो है आइसोस्टर। आइसोस्टर, आइसोस्टर जनरली ये टेक्स्ट बुक में इसको क्या है दिया है, लेकिन उसको मेन पार्ट में शामिल नहीं किया है। आप अगर टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कहीं डब्बा में बना के इसको दिया है, तो अक्सर हमारे बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन शब्दावली आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जानिए, है ना, इसके केमिस्ट्री के जो ग्लोसरी हैं उनको समझिए बढ़िया से, ठीक है। तो आइसोस्टर क्या है कि वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या भी समान हो और उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान हो, वे एक दूसरे के आइसोस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। मैं 2 उदाहरण लूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में, नंबर ऑफ एटम जो है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 2। यहाँ पास जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ एटम जो है 2 एटम के जो कॉम्बिनेशन से बना है, तो यहाँ भी एटम की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कार्बन की खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। यहाँ पर देखेंगे कि एक नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। कितने नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, मतलब 7 2 14, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऐसे 2 स्पीसीज हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या अर्थात एटम की संख्या इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इक्वल है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं तो और हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। हमारा उदाहरण क्या है, हमारा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम जो है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो टोटल कितने हैं, 3। नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो टोटल एटम कितने हो गए, 3। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 22। यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम मिलकर N2 बना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। 8 और 14 कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम भी क्या है, सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक दूसरे के क्या हैं, आइसोस्टर हैं। तो ये 7 महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम कवर किए हैं। लगातार वीडियो को देखिए। अगर आप क्लास 11th पढ़ रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन होता है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगाते हैं, तो जब तक हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उसका बेस क्लियर नहीं रहता है, तो हम क्वेश्चन बनाने में गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए। आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।